Hello friends, my name is Jayati Dubey. In my previous video, I had discussed about the types of inflation. Now in this video, I am going to explain about deflation, disinflation and reflation. So let's start with what is deflation. Persistent general fall in level of prices means deflation. चीज़ों का के जो प्राइस है वो गिरने लग गए हैं, ठीक है, चीज़ों का प्राइस कम होने लग गया है तो हम उसे डिफ्लेशन बोलेंगे. इन्फ्लेशन का ये ऑपोजिट होता है. इन्फ्लेशन मीन्स क्या होता है? परसिस्टेंट राइज, है ना, परसिस्टेंट राइज इन द लेवल ऑफ प्राइजेस. मैंने लास्ट अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि इन्फ्लेशन मीन्स मोस्ट ऑफ द गुड्स के प्राइस राइज होने लग गए, ना कि केवल एक सिंगल अगर गुड का प्राइस राइज हो रहा है, किसी एक सामान का प्राइस राइज हो रहा है तो उसे इन्फ्लेशन नहीं कहते. मोस्ट ऑफ द गुड्स के प्राइस जो हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सामान के प्राइस जो है वो बढ़ने लग गए हैं तो हम उसे महंगाई कहते हैं, इन्फ्लेशन. और उसका ऑपोजिट होता है डिफ्लेशन, यानी प्राइस अब गिरने लग गए हैं. ठीक है, जो चीज़ पहले मुझे 100 रुपीज़ में मिल रही थी वो चीज़ अब मुझको 80 रुपीज़ में मिल रही है. ठीक है, सो लाइक दैट. नाउ व्हेन द रेट ऑफ इट इज़ व्हेन द रेट दैट इज़ लेस देन ज़ीरो. इसका मतलब रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो नेगेटिव में जब चला जाता है तब हम उसको बोलते हैं डिफ्लेशन. सी दिस ग्राफ हियर आई हैव शोन इन्फ्लेशन. ओके, इन्फ्लेशन रेट्स सपोज करो यहाँ पर 1% था, फिर इन्फ्लेशन रेट 2%, फिर 3% हुआ. ठीक है, डिफ्लेशन का मतलब ये नेगेटिव में होता है, यानी कि इन्फ्लेशन रेट जो 0% है उसके नीचे डिफ्लेशन होता है, नेगेटिव में होता है. ठीक है, आप जब परसेंटेज निकालोगे, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ का जो सामान था वो अगर 110 में मिल रहा है तो मतलब इन्फ्लेशन, और अगर वो 90 रुपीज़ में मिल रहा है मतलब डिफ्लेशन. परसेंटेज वाइज आप निकालोगे तो वो किस में आएगा? नेगेटिव में. ठीक है, इट इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ मनी. ठीक है, जो पैसा है उसकी वैल्यू को ये बढ़ा देता है, यानी कि नाउ यू कैन बाय मोर गुड्स एंड सर्विसेज विथ सेम अमाउंट ऑफ करेंसी. पहले आप 100 रुपीज़ में जितना सामान ले पा रहे थे आप उससे ज़्यादा सामान ले पाओगे. ठीक है, तो यहाँ पर रुपए की वैल्यू जो है, वैल्यू ऑफ मनी जो है वो बढ़ गई. और इन्फ्लेशन के केस में रुपीज़ की वैल्यू क्या हो जाती है? वीक हो जाती है, और यहाँ स्ट्रॉन्ग हो जाती है डिफ्लेशन के केस में. ठीक है, नाउ बेसिकली वी विल स्टडी नाउ व्हाट इज डिसफ्लेशन. ठीक, डिसफ्लेशन और डिफ्लेशन में डिफरेंस होता है. डिसफ्लेशन का मतलब क्या होता है? पहले देखो, डिसफ्लेशन मीन्स इट इज़ द रिडक्शन ऑफ रेट ऑफ इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन का रेट अगर कम होने लग जाए, रेट ऑफ इन्फ्लेशन मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट परसेंटेज. ओके, लाइक 4% इन्फ्लेशन अगर 3% हो जाए, ठीक है, फिर उसके नीचे 2% हो जाए, लाइक दैट. तो यहाँ पर रेट ऑफ इन्फ्लेशन अगर इस ग्राफ में ये 0 पॉइंट है और रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज हो रहा है 2%, 3%, 4%, तो इन्फ्लेशन हुआ. और डिसफ्लेशन मीन्स वही रेट अब कम हो रहा है. ठीक है, जो भी मेरा रेट चल रहा था इन्फ्लेशन का, लाइक 5% था तो अब उससे कम हो गया है 4%, 3%. तो परसेंटेज वाइज ये रिड्यूस हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे डिसफ्लेशन. एंड फाइनली 0% तक जब पहुंच जाएगा और फिर उसके नीचे चला जाएगा तो कहलाएगा डिफ्लेशन. रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्राइस. So in case of deflation, the rate of growth of price is slowing, but the prices are still increasing. ठीक है, तो डिसफ्लेशन का मतलब ये नहीं होता कि प्राइस जो है वो इंक्रीज नहीं हो रहे. इंक्रीज तो हो रहे हैं लेकिन उस रेट से नहीं जिस रेट से पहले बढ़ रहे थे, है ना. 4% इन्फ्लेशन के बाद 3% रेट से बढ़ने लगे, या फिर उसके बाद और नीचे आ गए 2%. तो ये परसेंटेज वाइज जो है रेट उसका कम हो गया है. ठीक है, रेट ऑफ ग्रोथ कम हो गया, तो दैट इज कॉल्ड डिसफ्लेशन. If inflation rate is not very high, डिसफ्लेशन can result in deflation. अब अगर इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा हाई नहीं चल रहा है, अगर इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा हाई नहीं चल रहा है तो क्या होगा? धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा, परसेंटेज वाइज घटेगा और फिर 0 के नीचे आया तो डिफ्लेशन. ठीक है, दिस इज व्हाट इट मीन्स. नाउ इट कैन रिजल्ट इन डिफ्लेशन. नाउ द अपोजिट ऑफ डिसफ्लेशन इज रिफ्लेशन. अब अगर इन्फ्लेशन का उल्टा क्या होता है? डिफ्लेशन. इन्फ्लेशन मीन्स प्राइजेस का बढ़ना, डिफ्लेशन मीन्स प्राइजेस का घटना, और डिसफ्लेशन मीन्स परसेंटेज वाइज. तो लाइक दैट रिफ्लेशन का मतलब होता है, रिफ्लेशन इज ऑपोजिट ऑफ डिसफ्लेशन. ठीक है, ये अभी आगे देखते हैं. अच्छा, अगर प्राइस कम हो रहे हैं तो क्या प्राइजेस का कम होना अच्छी बात है? ठीक है, चलो देखते हैं. डिफ्लेशनरी स्पायरल. किसी भी चीज़ का प्राइस कम कब होगा? जब उसकी डिमांड में फॉल आएगी, फॉल इन डिमांड. ठीक है, चीज़ों की अब ज़्यादा डिमांड नहीं रही तो उसके प्राइस फॉल होने शुरू. ठीक है, उसकी फॉल इन डिमांड है तो प्राइस भी फॉल होने लगते हैं.
फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास मोबाइल फ़ोन कंपनी है और उसके बहुत सारे उसका जो सप्लाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और कोई ख़रीद ही नहीं रहा, तो वो अपने प्राइस घटाने लगेंगे, ठीक है। तो हो सकता है वो 16,000 का जो फ़ोन मिल रहा था अब वो 10,000 में मिल रहा है। बट ऐसे में क्या होगा कि कई बार लोग क्या है और ज़्यादा वेट करने लगते हैं इस चीज़ का। द कंज्यूमर्स आर एक्सपेक्टिंग फर्दर फॉल इन द प्राइसेस, कि अब ये जो 10,000 का है तो वो क्या जब 8,000 का हो जाएगा मैं तब लूँ। सो व्हेन द फॉल इन प्राइसेस हैपन देन द कंज्यूमर्स दे स्टार्ट एक्सपेक्टिंग फर्दर राइज, आई मीन फर्दर फॉल, ठीक है। सो एट सच केस व्हाट हैपन्स, बिजनेस इंकर लॉस। अब ऐसे में बिजनेसेस का लॉस होने लगता है, और जब वो बहुत ज़्यादा लॉस पे चले जाते हैं तो फिर क्या होगा, अपने वर्कर्स को फायर करना शुरू कर देंगे, जॉब से निकालना शुरू कर देंगे, और फिर क्या होता है अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट होता है, बेरोज़गारी हो सकती है, और अगर बेरोज़गारी होगी तो फिर लोगों के पास पैसा वैसे ही नहीं रहेगा, अगर वो कमा नहीं रहे तो प्राइस डिक्रीज़ होने शुरू हो जाएंगे, आई मीन परचेज़ में डिक्रीज़ आएगी, वो खरीदेंगे नहीं सामान। अगर जॉब ही नहीं है पास में, पैसे ही नहीं है, तो वो सामान नहीं खरीदेंगे, तो अगेन फॉल इन डिमांड, चीज़ों में गिरावट आएगी डिमांड में, और फिर ये ऐसे स्पायरल बन जाएगा, ठीक है। सो वन इवेंट इज़ ड्राइविंग द अदर इवेंट, ये एक स्पायरल बन के रह गया। तो इसलिए हमें ऐसे इनिशियली तो लगेगा कि हाँ ठीक है 100 रुपये की चीज़ मुझे 80 में मिल रही है, ये तो अच्छी बात हुई, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट यही है कि उससे प्राइस और फॉल होते हैं। प्राइस ज़्यादा फॉल होने से बिज़नेस को लॉस होता है, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है अगर वो अपने वर्कर्स को निकाल दे बिज़नेस लॉस की वजह से, और फिर ये अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो वैसे ही चीज़ें नहीं खरीदेंगे, और फिर एक स्पायरल बन जाएगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं डिफ्लेशनरी स्पायरल। सो बेसिकली बात शुरू हुई थी कि डिमांड नहीं है चीज़ों की, इसलिए चीज़ों के प्राइस गिर रहे हैं। तो फॉल इन डिमांड का क्या रीज़न हो सकता है, डिफ्लेशन का क्या रीज़न हो सकता है कि प्राइस गिर रहे हैं। शुरुआत हुई कि डिमांड चीज़ों की नहीं है, इस वजह से प्राइस गिर रहे हैं, जिसको बोलते हैं डिफ्लेशन, ठीक है। सो डिफ्लेशन कैन बी कॉज बाय कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। हो सकता है कि मनी सप्लाई में शॉर्टेज है, जो मनी है सर्कुलेशन में उसमें शॉर्टेज है, ठीक है। दूसरा, मोर गुड्स प्रोड्यूस दैन देयर इज़ डिमांड फॉर, इतनी ज़्यादा सप्लाई हो गई, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है और इतनी उसकी डिमांड नहीं है, तो इसलिए भी वो चीज़ें बिक नहीं रही है, ठीक है। तो पहला पॉइंट, शॉर्टेज ऑफ मनी इन सर्कुलेशन। क्यों होगा शॉर्टेज मनी का, नॉट इनफ मनी इन द सर्कुलेशन। इसका रीज़न क्या हो सकता है, देखो हो सकता है कि जो भी इकोनॉमिक कंडीशन चल रही है उस हिसाब से गवर्नमेंट ने अभी फिजिकल कंसोलिडेशन किया है, मतलब गवर्नमेंट अभी ज़्यादा स्कीम सब्सिडी पे पैसे नहीं बांट रही है, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा खर्चा नहीं कर रही, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग अभी ज़्यादा नहीं है। तो उस केस में क्या होता है कि मनी सप्लाई ज़्यादा नहीं रहता मार्केट में, है ना। अगर स्कीम सब्सिडी में लोगों को ज़्यादा पैसे नहीं मिल रहे हैं तो उनके पास पैसे उतने ज़्यादा नहीं होंगे, एक्सेस में नहीं होंगे, और अगर कोई प्रोजेक्ट्स नहीं चल रहे हैं गवर्नमेंट के तो जो ये एम्प्लॉयमेंट मिलता है लोगों को वो नहीं मिल रहा है, तो उस कारण से। दूसरा क्या होगा, डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। वहीं दूसरी तरफ हो सकता है कुछ रीजंस की वजह से जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहा चीज़ों पे, ठीक है। जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मीन्स जो प्राइवेट सेक्टर जो अपने उनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो उस पर भी उन्होंने ज़्यादा अभी खर्चा नहीं किया है, तब भी लोगों को क्या नहीं मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है, उनके उतने वेजेस नहीं रहेंगे, तो उस वजह से मनी जो सर्कुलेशन में होती है, जो मनी सप्लाई होती है मार्केट में वो नहीं है, इनफ नहीं है, और उस वजह से लोग खरीदारी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो डिक्रीज इन मनी सप्लाई इज़ अ मेजर रीज़न कि डिमांड क्यों नहीं है प्रोडक्ट्स की, पैसे ही नहीं है तो फिर खरीदेंगे कैसे। देन लॉट ऑफ सप्लाई बट वेरी लो डिमांड। तो अल्टीमेटली बात यह है कि सप्लाई तो बहुत है, हमारी एग्रीगेट सप्लाई जो है वो ज़्यादा है और डिमांड नहीं है। तो चीज़ें जो हैं वो उसकी सप्लाई अगर ज़्यादा है तो मैंने बताया कि कंज्यूमर क्या है, हो सकता है उनकी जो अभी उनका ये विचार चल रहा है कि उनको अपनी सेविंग्स बढ़ानी है, अभी ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, और हो सकता है वो इसके प्राइस और गिरने का वेट कर रहे हो इसलिए भी नहीं खरीद रहे हो, और उसकी साइड इफेक्ट तो हम देख चुके हैं जो डिफ्लेशनरी स्पायरल में अभी अपन ने देखा, ठीक है। और दूसरा, सप्लाई क्यों है इतना ज़्यादा, हो सकता है कि नेट एक्सपोर्ट्स जो हैं वो डिक्रीज़ हो गए, यानी कि हम एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट है ना, जो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट हम निकालते हैं तो पता चल रहा है कि ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं हो रही चीज़ें हैं, तो फिर उसकी जो डिमांड है, इसीलिए क्या है, वैसे जो सप्लाई ज़्यादा हो गया तो वैसे भी उसकी डिमांड लो है, इस वजह से। नाउ ये स्पायरल हमने देख लिया, तो अब आगे हमें देखना है कि रिज़ल्ट क्या निकला डिफ्लेशन का।
अनएम्प्लॉयमेंट राइजेस, वो हम यहाँ स्पायरल में देख चुके हैं, और फिर उसकी वजह से और डिमांड घटती है, लोगों के पास रोजगार नहीं होता तो पैसा भी नहीं होता, और फिर वो चीज़ें खरीदेंगे नहीं तो चीज़ों की डिमांड कम। विथ क्रैशिंग डिमांड प्रोड्यूसर कांट सेल एंड गो बैंकरप्ट, या तो एम्प्लॉयज़ को निकाल देंगे, और हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा लॉस पे चले गए, हो सकता है कहीं से लोन लेके बिजनेस कर रहे हो, और फिर अब क्या होगा कि बिजनेस तो क्या हो गया, पूरा लॉस पे चला गया, तो इस वजह से वो बैंकरप्ट हो गए, और फिर एनपीए राइज होने लगेगा, ठीक है, जो बैंक्स का नॉन परफॉर्मिंग एसेट है ना, और रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट भी है यहाँ पर, ठीक है, कि वो फिर क्या होगा, बैंक्स को घाटा होना शुरू होगा, क्योंकि वहीं से लोन लेके तो बिज़नेस शुरू किया होगा उन लोगों ने, ठीक है। और इसी तरीके से जब इतनी ज़्यादा डिमांड गिरती चली जाए तो फिर हम फाइनली रिसेशन में पहुंच जाते हैं, जैसे हम बोलते हैं मंदी का दौर चल रहा है, ठीक है। तो ये होता है कॉन्सिक्वेंस या रिजल्ट डिफ्लेशन का। इसीलिए पहले वीडियोस में मैंने बताया है कि इन्फ्लेशन ज़्यादा अमाउंट में अच्छा नहीं है, हाई इन्फ्लेशन हर्ट्स एंड हाई डिफ्लेशन ऑल्सो हर्ट्स, ठीक है, हमेशा एक बैलेंस होना चाहिए। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या करेगी, अब इसे कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, ठीक है, नहीं तो हम रिसेशन पे चले जाएंगे, हमारी इकोनॉमी रिसेशन पे चली जाएगी। तो उसके लिए इसलिए क्या करना पड़ेगा, रिफ्लेशन, मतलब दोबारा से अब हमें इन्फ्लेशन की तरफ मुड़ना होगा, ठीक है, प्राइजेस को धीरे धीरे बढ़ने के लिए हेल्प करनी होगी। तो व्हेन इन्फ्लेशन रिटर्न्स आफ्टर अ स्पेल ऑफ डिफ्लेशन, पहले होगा डिफ्लेशन और रिसेशन, और फिर उसके बाद में दोबारा इन्फ्लेशन होना शुरू होगा, दस शोइंग ग्रोथ इज बैक, ठीक है। मैंने जैसा कि बताया था अपने लास्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन कॉजेज़ में कि थोड़ा इन्फ्लेशन होना ज़रूरी होता है ग्रोथ के लिए। तो अब कैसे इन्फ्लेशन लाएंगे हमें अभी यहाँ पहुँचना है, अभी हम यहाँ नेगेटिव में चले गए, ठीक है, तो हमें कैसे परसेंटेज को वापस लाना है पॉजिटिव में। उसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, बेसिकली यहाँ प्रॉब्लम पूरी पैसे की है। अगर मनी सप्लाई बढ़ गई मार्केट में तो लोग दोबारा से ख़रीदारी शुरू कर देंगे, ठीक है। इसके लिए क्या होगा, गवर्नमेंट जो पॉलिसी लाएगी वो होगी उसकी फिजिकल रेमेडी, फिजिकल पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट यहाँ पर कंट्रोल कर सकती है डिफ्लेशन, और मॉनेटरी रिस्पॉन्स के थ्रू आरबीआई कंट्रोल कर सकती है। तो आरबीआई क्या करेगी और गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट विल डिक्रीज द टैक्स एंड इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। अब मैंने जैसे कि बताया कि फिजिकल कंसोलिडेशन हो रहा था, तो उस वजह से ज़्यादा उसमें मनी सप्लाई में कमी आ रही थी, तो यहाँ पे गवर्नमेंट फिर से क्या करने लगेगी, एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी, यानी कि अगेन स्टार्टेड इन्वेस्टिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ठीक है, एक्सपेंशनरी कर देगी अपनी पॉलिसी को। और टैक्स वगैरह अगर गवर्नमेंट घटाना शुरू कर दे तो लोग क्या करेंगे, लोगों के पास पैसे ज़्यादा बचेंगे, ठीक है, तो वो ख़रीदारी करेंगे। लोअर इंटरेस्ट रेट, आरबीआई क्या करेगी कि इंटरेस्ट रेट घटाएगी, तो इस वजह से क्या होगा, लोग लोन ज़्यादा लेंगे, और लोन ज़्यादा लेंगे तो फिर खरीदारी ज़्यादा करेंगे, ठीक है, पैसे आ जाएंगे। प्रिंट मोर करेंसी टू बूस्ट मनी सप्लाई, और ये भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब मनी सप्लाई इंक्रीज़ होती है, जब आरबीआई ज़्यादा नोट प्रिंट करती है तो मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो जाती है ना। ये कैसे होता है लास्ट वीडियो में आप देख सकते हो, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन में मैंने पूरा समझाया था। So this way we can control deflation. Now in my next video I am going to explain about the Phillips curve and stagflation.